भागलपुर इस बैक अगेन। हर कदम आपके साथ। आइए मित्रों, 31 दिसंबर 2021 पेपर 1 सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के विकास के संबंध में लीजिए साहब, क्या दिखा? एक नंबर, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं, उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है यार। विकास के प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे से अंतः संबंधित होती है, कोई संबंध कैसे नहीं होगा भला? ये तो गलत हो जाएगा ना। तो कोई संबंध नहीं, ऐसा कहना होगा गलत। नेक्स्ट, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। अलग अलग मत होंगे ना, यूनिनोमोश कैसे होगा? प्रत्येक बच्चे में अलग अलग विकास की क्राइटेरिया, अर्थात एक समान गति से नहीं होती। आप जानते हैं किसी का बौद्धिक विकास ज़्यादा, किसी का कम, भला एक मत एक समान क्यों होगा? बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। कितनी बेहतरीन बात है। 3 नंबर उत्तर होगा। अर्थात बच्चों का जो विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का नियम का सिद्धांत वाइगोत्स्की का याद आया? बिल्कुल तीसरा होगा ना। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए स्मूथ एंड कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर ऑल चिल्ड्रन। सभी बच्चों के लिए विकास यानी कि सभी विकास जो एक निरंतर रूप से सतत प्रक्रिया है। लेकिन क्या रुकावट भी होती है? नहीं ना, तो यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल? वही सूक्ष्म गतिक कौशल साहब, फाइन मोटर स्किल। सूक्ष्म गतिक कौशल, पहले बच्चा क्या करता है? पहले पूरा का पूरा कलम पकड़ता है, अर्थात स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल, और तब फिर छोटी छोटी अंगुलियों से छोटी छोटी मांसपेशियों की मदद लेता है, अर्थात फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल। को उदाहरण क्या है? तो उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, दौड़ना, शुरुआती दौर की बात है, मोती पिरोना यानी नज़र और छोटी उंगलियों दोनों का कमांड रखना पड़ता है, जबकि फुदकने में, सीढ़ी चढ़ने में हमारा ग्रॉस मोटर स्किल अर्थात स्थूल गतिक कौशल होता है। जैसे एक बच्चा चल रहा है, दौड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? बड़ी बड़ी मांसपेशियों पर कंट्रोल कर रहा है। और शुरुआती दौर में तो बच्चों में यही पाया जाता है ना, ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल। तत्पश्चात बच्चा 3, 4, 5, 6 साल का होता है, धीरे धीरे कलम वगैरह पकड़ना सीख जाता है, सुई वगैरह भी पकड़ना सीखता है। वरना आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को जब कैच करवाइएगा ना, गेंद पकड़ाइएगा, कैच करवाइएगा, तो ऐसे पूरा एकदम छितरिया देगा हाथ और कैच नहीं कर पाएगा। तो वही तो है ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल। और तब जा कर के धीरे धीरे और बच्चा बड़ा होता है और उंगलियों पर भी कमांड हो जाता है। इसी को यदि बात करें तो यह अधोमुखी अर्थात प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है ना जी। चलिए दूसरा उत्तर, निम्नलिखित में कौन सा प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवांशिक है? अर्थात कौन सा डिटरमाइन सोनली बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी का, आनुवांशिकता का कौन सा होगा? तो आँखों का रंग, आँखों का रंग जो होता है ना दोस्त, वो हेरिडिटी पर निर्भर करता है। बुद्धि भी आनुवांशिक होती है, लेकिन वातावरण के आधार पर वैसा परिवेश दीजिए तो बुद्धि में परिवर्तन भी तो होता है। सामाजिक कौशल, नैतिक विकास, ये सभी क्या है ना, वातावरण, समाज में जैसे हमारे दोस्त मुहिम होंगे उसके आधार पर होता है। और हेरिडिटी आनुवांशिकता, जेनेटिक्स, आँखों का रंग। तो 1 विल बी द राइट आंसर, जो कि 1 नंबर में है। नेक्स्ट, विद्यालय बच्चों के नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं।
विद्यालय समाजीकरण की द्वितीयक क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का स्टेज है, द्वितीयक वाला ना जी। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहेल अनुसार नैतिक विकास की कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो पारंपरिक अवस्था जिसे कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज, यानी 10 से 13 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट, सीता की साइकिल चलाने के पूर्व स्कूटर, पूर्व आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना। क्या कर रहा है, मैंने पहले जो चीज़ें जान रही थी बच्ची, अब उसमें कर रही है बदलाव, एकोमोडेशन, समायोजन, असमंजन, एडजस्टमेंट कहलाता है। यानी पूर्व जानकारी में अभी जो जानकारी मिली उसके आधार पर बदल लिया। अरे पहले की वाली जो है ना, बस बुझे, एक्स गर्लफ्रेंड बन गया तो बात बुझे, नैका वाला आया तो पुरनकी वाली बदल गया। तो यही तो समाज योजन है। और समावेशन क्या है, इनकल्सन, कि पुरनकी वाली आई, नैका वाला कितनो थुतली बिया होगा, अच्छा घपाक घपाक सोनर सुनर, तैयो नए बदलेंगे पुरनकी को, समावेशन है। और जब नया पुरनका दोनों गोतनी मिली मिली रहेंगे तो एजिमिलेशन, आत्मसातीकरण है। यहाँ तो आपका तीसरा उत्तर। डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते, क्या करते थे, लाक्षणिक कार्य, समझ रहे हैं, लाक्षणिक कार्य क्या, पूर्व संक्रियात्मक यहाँ पर उत्तर होगा। और भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। चलिए देखिएगा, डैश स्टेज इज यूजिंग सिमोइटिक फंक्शन, अर्थात बच्चे खेल कैसा खेलते हैं, सिंबॉलिक खेल खेलते हैं, प्ले। बस बच्चे प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, अर्थात जो सिंबल वाले होते हैं, जो साइन वाले, मतलब चोर सिपाही राजा, पर्ची में नंबर लिख दिया, लूडो में जो छक्का होता है, डाइस, वो भी तो प्रतीक ही तो होता है। वह क्या है, एक अवस्था कार्य करना, लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनमें भाषा तेजी से, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। सिमोइटिक फंक्शन, सिमोइटिक माने क्या होता है, बच्चे प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक वगैरह का प्रयोग करता है। डैश में एक अध्यापिका 2-4 विद्यार्थियों की एक सहयोगी गुट बनाती है। कैसा गुट बना रहा है, सहयोग देने वाला, अर्थात कोलैबोरेटिव लर्निंग ना। तो एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो कोई भी लेखांश है, संवाद वगैरह करवा रही है, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग है, अन्योन्यान्य शिक्षण है। पार निर्माण कैसे होगा भला, इसके फोल्डिंग, एक अध्यापिका 2-4 विद्यार्थी का एक गुट बना रही है, सहयोग। तो एक बच्चा दूसरे की मदद से अंतः क्रिया से सीखता है, कैसे, अन्योन्यान्य क्रिया, इंटरेक्शन, कोरिलेशन, कोलैबोरेटिव, सहयोगात्मक गतिविधि, अंतः क्रिया, यानी कि सह संबंधित होकर के एक बच्चा दूसरे से बातें करता है, ग्रुप में सीखता है। तो 2-4 बच्चों का ग्रुप है ना दोस्त, तो 2-4 बच्चे के ग्रुप है, ग्रुप के माध्यम से सीख रहा है। तो अन्योन्यान्य या अंतः क्रिया या समन्वय क्रिया। दूसरा उत्तर, खोजी अधिगम ना, सहयोग देने वाली बातें हैं यहाँ पे, इतना जानिए। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की, तो लेव वाइगोत्स्की सामाजिक नहीं है, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग क्या यहाँ पर आपका दिया गया, स्कैफोल्डिंग, ढांचा निर्माण या मचान निर्माण या पाढ़ निर्माण, है ना। तो वाइगोत्स्की किसके साथ जाएगा, पाढ़ निर्माण के साथ। अभिक्रमित शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन BF स्किनर ने दिया हुआ है। साम्य धारण, इक्विलिब्रिएशन, ये तो जीन पियाजे का टर्म है ना। सही क्या है, गलत क्या है, यानी कि आत्मसातीकरण और समायोजन में अंतर स्पष्ट करना, क्या सही है क्या गलत। पुनर्बलन आप जानते हैं, क्लार्क हल ने दिया था, क्लार्क हल ने, और BF स्किनर के साथ भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट उत्तर होगा हमारा, तो पहला उत्तर 1। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, तो वो दिया है साहब जॉन डीवी ने, और कहा कि सब बच्चे हर क्षेत्र में केवल पढ़ाई ही नहीं, केवल स्कॉलेस्टिक या करिकुलर नहीं, को स्कॉलेस्टिक को करिकुलर गतिविधि में भी बच्चा का हो चहुमुखी विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, अर्थात ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो बच्चे का चहुमुखी विकास होगा,
हर क्षेत्र में विकास होगा तो हे गुरुजी, हे मैडम जी, कौन ऑप्शन लीजिएगा आप पॉजिटिव? कम क्षमता वाले बच्चे की उपेक्षा करना। अरे समावेशी कक्षा में सब बच्चे आपके लिए भगवान है, समान हैं। तो कम बुद्धि वाला बैलवा का आप उपेक्षा कीजिएगा, डिमोरलाइजेशन, गलत ना। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं। अरे यार, कक्षा होती है चाइल्ड सेंटर्ड, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। तीसरा, विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने हेतु प्रोत्साहित कीजिए, एनकरेज कीजिए, ताकि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक हो, ताकि बच्चा स्व क्रियाशीलता खुद से लर्निंग बाय डूइंग कर सके। तीसरा उत्तर होगा कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक लीजिए, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड कक्षा, जबकि बाह्य दुनिया से जोड़ने का नियम है। तीसरा उत्तर होगा कि नहीं दोस्त? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की मनोदशा, अन्य व्यक्ति आ गया ना, तो आप इसी अन्य व्यक्ति को अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक, या फिर इसी अंतर्वैयक्तिक का इंग्लिश में नाम है इंट्रापर्सनल। तो यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक तीसरा उत्तर होगा और इंग्लिश के अनुसार इंट्रापर्सनल चौथा उत्तर होगा। हाँ जी, गलती देल है, बात बुझे नहीं समझे? जब अपना भला, अपना मनोदशा अपने ऊपर लागू करके, तो वो होता है इंटरपर्सनल। ठीक, वो होता है जब अन्य अपना, तो इंटरपर्सनल अर्थात अंतराव्यक्तिक या अंतःव्यक्तिक। और जब हम दूसरों का मनोदशा, तो वो होता है इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। लड़की की तरह न रो, मैंने लड़की की मत रो, लड़की होके रोते हो, छी क्यों? लड़की नहीं रो सकता है और लड़का नहीं रो सकता है? लिंग भेदभाव करवाने वाली बातें हैं। हाँ, लड़कियां दिल से सोचती हैं, लड़के दिमाग से सोचते हैं, ये सब क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप ही तो है। दूसरा नंबर उत्तर जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर बायस। नेक्स्ट पढ़िए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना जी दोस्त। निम्नलिखित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कह रहा है, तो सतत व्यापक मूल्यांकन क्या? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन शिक्षकों के लिए शिक्षार्थी का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। तो निरंतर रूप से परीक्षण कीजिए, माने परीक्षा लेने वाला बात क्या? अरे बच्चे को चेक करते रहिए कि बच्चे में बौद्धिक विकास हो रहा है कि नहीं, बच्चे शिक्षण प्रक्रिया में बेहतर बन रहे हैं कि नहीं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया, नवीनतम प्रक्रिया, नवीनतम वाली बातें नहीं, यह विद्यार्थी में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण, पेपर पेंसिल टेस्ट समझ रहे हैं, मैंने लिखावट वाला प्रश्न खाली एग्जाम लेते रहिए, तो यह भी गलत हो जाएगा ना। चलिए, इट इज़ एन ईजी वे फॉर टीचर्स टू टेस्ट लर्नर्स फ्रीक्वेंटली, निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। तो निरंतर परीक्षण आप कैसे लीजिएगा? ये तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा कथन सतत व्यापक नहीं है कह रहा है? कौन सा नहीं है यार? यही तो नहीं होगा, यही तो उत्तर होगा, एक नंबर। बाकी सब देखिए पॉजिटिव होगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया, यानी कि नोवेनाइजेशन, नवीनीकरण लाते हैं। बच्चे के सोचने के तरीके में नए नए रूप से, अलग अलग तरीके से बच्चे सोच सकें, समस्या का समाधान करने में निपुण, मतलब दक्ष हो सके, पारंगत हो सके। दक्ष निपुण कहना भी जो है गलत होगा, मैंने पारंगत हो सके, टैलेंटेड हो सके, नन्हे अन्वेषक बन सके। तीसरा विकल्प है, यह विद्यार्थी में अध्ययन के प्रति क्या करता है? रुचि, इंटरेस्ट पैदा करता है। बिल्कुल। पारंपरिक पेपर पेंसिल परीक्षण विद्यार्थी की सभी विशेषता क्षमता का आकलन नहीं कर पाते। लीजिए, नहीं लगा दिया ना, ये भी तो पॉजिटिव हो गया। एक नंबर नेगेटिव है, वही उत्तर होगा। क्या प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न दोस्त आपका। कथन स्टेटमेंट दिया गया, असर्शन ए, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। किसको समझना चाहिए? तो कहता है सामाजिक सांस्कृतिक, तो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की ने दिया ना, और भाषाई विविधता वगैरह को समझते हुए पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तर्क असर्शन दिया गया है, रीजन दिया गया है आर, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। अरे यार, व्यक्तिक विभिन्न होती है, हाँ, व्यक्तिक विभिन्नता
पर्सनल इंडिविजुअलिटी होती है, तो एक समान नहीं, विविध विविध तरीके से, वैविध्यपूर्ण तरीके से गठित होता है। तो ये तो गलत हो गया ना, तो केवल एक सही है और तीसरा उत्तर। विद्यार्थियों को इंद्रधनुष के रंग पढ़ाने प्रियंका बैनी आह पिनाला। देखिए बैनी आह न्यूमोनिक्स है, मैंने पहले भी ना बताया, न्यूमोनिक्स है, MNEMONICS, स्मरणोपकारी या स्मृति संधारण तत्व है। स्मृति संधारण जैसे जीन पियाजे का चारों अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एब्स्ट्रैक्ट माने कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल SPCF। तो ये शॉर्ट फॉर्म याद करवाने का तरीका, यही तो कहलाता है न्यूमोनिक्स, स्मरणोपकारी या स्मृति संधारण। नहीं समझे? फिर समझिए, जैसे VIVGR, VIVGOYR, VIVGR, V से वायलेट, I से इंडिगो, G से ग्रीन, ये शॉर्ट फॉर्म। जैसे मित्र पर गमछा झार, 8 राज्य हैं ना जो मकर रेखा से कर्क रेखा से होकर के गुजरती हैं। भारत के 8 जो ऐसे हैं जो कर्क रेखा से होकर के गुजरती हैं, उसका ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। मित्र, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान है क्या? तो मित्र पर गमछा झार। इस प्रकार आपने देखा जैसे सबने पूरी की मूर्ति आपकी, 100 से संवेदी प्रेरक अवस्था, प से पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक, आपकी से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वही 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो ये सब क्या है? न्यूमोनिक्स हैं, स्मरणोपकारी। दूसरा उत्तर, निम्न में किस युग का मिलान सही है? तो सही पूछा जा रहा है आपसे, तो लगा दीजिए कौन? दूसरा उत्तर, लेखन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट, पढ़ने में दिक्कत। हाँ, तो सही तो बात बोल रहा है, बाकी सब तो गलत है। सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, गलत हो गया ना। बौद्धिक स्तर, एक अस्थाई नहीं, अलग अलग ढंग से बच्चा सोच सकता है। समावेशी, विशिष्ट विद्यालय, नहीं यार सबके लिए समान विद्यालय। दूसरा उत्तर, निम्नलिखित में से युक्ति अधिगम निःशक्तता यानी जो भी मार्जिनलाइजेशन बच्चे हैं, अधिगम में क्या है ना, निःशक्त बच्चे हैं, अर्थात लर्निंग डिजेबल बच्चे, विद्यार्थी समावेश के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। माने कौन सा पॉजिटिव वाला आपका होगा? तो देखिए, एक विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध का साधन का प्रयोग, कहा ना मैंने, अरे मल्टी प्रिंसिपल का प्रयोग कीजिए। विविध प्रकार के TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप ही के कक्षा में, समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव क्लासरूम में एक प्रतिभाशाली बच्चा भी बैठा रहेगा, एक मूढ़ बुद्धि फीबल माइंडेड भी बैठा रहेगा, फुलिश माइंडेड। तो सबके लिए अलग अलग बहुविविधता को सुसाध्य करना चाहिए। बोले तो मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटेंट यानी वेरियस टाइप का TLM, तो पहला सही है। दूसरा, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिक यानी व्यक्तिक विभिन्नता शैक्षिक योजना को समुन्नत करना, दूसरा भी पॉजिटिव है, व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर पढ़ाइए। तीसरा, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा दीजिए, अर्थात उत्पादन हो, जैसे प्रक्रिया, बच्चा प्रोसेस को नहीं जाना, लेकिन रिजल्ट जो कि उसका प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसकी ओर बढ़ावा होना चाहिए। गलत बात है ना, पढ़िए ना। प्रक्रिया उन्मुख अधिगम यानी कि सॉल्व कैसे करना ये नहीं जान रहा है, हाँ, लेकिन उत्पादन नंबर घपाक घपाक आ रहा है, ये चीज़ जान रहा है, तो गलत है ना दोस्त। प्रमोटिंग आउटकम यानी परिणाम, रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स, हाँ, रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स, आउटकम ओरिएंटेड गोल्स इंस्टेड ऑफ प्रोसेस। मैंने हुआ कैसे क्रियाविधि को नहीं जान रहा है, लर्निंग बाय डूइंग नहीं कर रहा है, आउटकम रिजल्ट वगैरह केवल पाने की चाहत में है। तीसरा गलत, सभी विद्यार्थी के लिए एक समान मानक, अरे अलग अलग मानक होगा। तीसरा उत्तर 1 और 2 सही होगा। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस कर रहा है, बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है, हाँ,
एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एकल स्वरूपी इस्तेमाल, एक ही प्रकार का इस्तेमाल कीजिए। गलत। विद्यार्थी को विशेष शिक्षा में, अरे समावेशी कक्षा ये नहीं कहती कि विद्यालय या ट्यूशन या विशेष स्पेशल कक्षा दीजिए। गलत। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। बिल्कुल सही। इंट्रोड्यूस सिमिलर वर्ड मीनिंग्स इन द टारगेट लैंग्वेज ग्रेजुअली। उस बच्चे को यदि वह शब्द समझने में दिक्कत हो रही है तो वैसा ही समरूप सिमिलर वर्ड का इस्तेमाल आप करो दोस्त, उसे सिखाने के लिए। भाषा को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए, डांटना डपटना चाहिए। गलत ना होगा। तीसरा उत्तर, एक समावेशी कक्षा में, क्या इंक्लूसिव क्लासरूम में, क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे छात्र की अपेक्षा की जाती है। सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं, यानी अपने अनुकूल बनाएं। हाँ, पाठ्यक्रम को, सिलेबस को अपने अनुकूल बना लें। चलिए, गलत बात है। स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स आर एक्सपेक्टेड टू अडेप्ट टू जनरल करिकुलम दैट इज फॉलोड बाय एवरीवन। दूसरा, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर, यानी मुख्य धारा शिक्षा, वो मेन स्ट्रीम नियमित विद्यालय, उसके बाहर कर दीजिए। उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्ष में। गलत हुआ ना यह भी? अरे अलग शिक्षक नहीं, उसी कक्षा में पढ़ाइए। अलग विद्यालय की भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा में पढ़ाया जाता है, यानी मुख्य धारा में जोड़िए। और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोध को हटाने की वचनबद्धता, यानी बच्चे को जो जो प्रॉब्लम हो रही है उसके अनुसार उनके अवरोधों को टाल दीजिए, दूर करते जाइए। जैसे बच्चे को बोर्ड देखने में दिक्कत हो रही है तो आगे बैठाइए। बच्चा यदि दृष्टि बाधित है, हाँ, तो उसे सीडी प्लेयर वाला यंत्र, सुनने वाला यंत्र का प्रयोग करवाइए। 4 नंबर पॉजिटिव आपका होगा उत्तर। 1 नंबर आप देखिए गलत है। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है। कैसी अपेक्षा? कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बना लें। यार अपने अनुकूल बना लें सभी वाला, ये क्या जरूरी है? हमें सीखने के अनुकूल, अधिगम लर्निंग के अनुकूल बनाना चाहिए, ना कि अपने अनुकूल। विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर, अरे मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए, मुख्य धारा से बाहर नहीं करना चाहिए। तब तो भेदभाव उत्पन्न हो रही है ना। चौथा उत्तर होगा, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। क्या? फॉलोइंग क्राइटेरिया दर्शाता है। पुस्तक को पढ़ते समय स्वयं बहुत नज़दीक या बहुत दूर से पकड़ता है, बार बार आंख झपकाता है, एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है, चॉक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता। अरे यार ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ना दृष्टि बाधित है, दिव्यांग छात्र है। कैसा? विजुअल इम्पेयरमेंट है, सुनने वाला इम्पेयरमेंट नहीं, जिसे लिसनिंग इस इम्पेयरमेंट कहते हैं, श्रवण बाधित वैसा नहीं, देखने में प्रॉब्लम वाली बात है। प्रमस्तिष्कीय घात, सेरेब्रल पाल्सी ऐसी कोई बात नहीं है। मस्तिष्क पठन वैफल्य डिस्लेक्सिया, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है ऐसी बात नहीं है। वो तो होता है 6 को 9 पढ़ लेता है, हर्षीकार को दीर्घिकार पढ़ लेता है, हर्षुकार को दीर्घुकार पढ़ लेता है, बी को डी पढ़ लेता है, तब ना होता है पठन वैफल्य, उच्चारण वैफल्य, ऐसी कोई बात नहीं होगी। चलिए दूसरा उत्तर सीधा सा बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो प्रावधान नहीं है, हाँ, विच इज़ नॉट फॉलोइंग नॉट प्रेस्क्राइब्ड को नहीं दिया हुआ है। तो नई शिक्षा नीति क्या? बच्चों में दंड देना, क्या? यही तो गलत होगा। प्रत्येक विद्यार्थी विशिष्ट क्षमता को पहचानना और बढ़ावा देना। पॉजिटिव, रट्टा मार करके सीखने के बजाय, सीखने और परीक्षा के लिए सीखने की बजाय, माने परीक्षा के लिए बहुत से लोग पढ़ते हैं। हम भी अपने बच्चों को रट्टा मार करते रहो, परीक्षा के लिए पढ़ो, नंबर आना चाहिए। वैसा ना करके संप्रत्यात्मक समझ,
कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट डेवलप करना। दूसरा उत्तर, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, क्रिएटिविटी पर। पॉजिटिव है, निगेटिव क्या है? चौथा, यही उत्तर है। नेक्स्ट, विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो कि मूर्त से अमूर्त और स्थानीय से वैश्विक की ओर बढ़े। बोले तो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, लोकल टू ग्लोबल। लोकल यानी पहले बच्चे को नदी नाला तालाब दिखाइए, पहले बच्चे को छोटा झुग्गी झोपड़ी दिखाइए, तब ना लाल किला ताजमहल, और आप वैश्विक बातें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बताइएगा। अर्थात नज़दीकी ज्ञान से जोड़िए बाहरी वैश्विक ज्ञान की ओर, स्थानीय से वैश्विक। तीसरा उत्तर, एक अध्यापक, ठीक है जी, पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या कर रहा है? प्रोत्साहित कर रहा है। इस शिक्षण शास्त्र प्रक्रिया में अधिगम के सिद्धांत निहित है, तो संरचनावाद ज्ञान का कंस्ट्रक्ट करवा रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्निंग बाय डूइंग करवा करके। जो वही जीन प्याजे वाला, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? संप्रत्य कॉन्सेप्ट का बदलाव कैसे? बहुत सारे विभिन्न उदाहरण दीजिए और बच्चों को उनको तर्क करने यानी खोजने का अवसर दीजिए, तभी तो होगा। दंड गलत, रट्टा मार गलत, बार बार वेधन, बार बार अभ्यास अर्थात ड्रिल वगैरह, बार बार प्रैक्टिस, ये तो रट्टा मार की ओर बढ़ जाएगा। 2 विल बी द राइट आंसर। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में, किसके? प्रतिस्पर्धा के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। हाँ, कंपटीशन करना। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेदार रखती है। यार, उच्च स्तर का अपेक्षा तो करने नहीं है, जिम्मेदार नहीं, गैर जिम्मेदार बनाती है। बी, विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है। क्या भावात्मक डर पैदा होता है? जो विद्यार्थी की एकाग्रचित्तता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। स्मृति क्षमता को क्या कर देता है? प्रभावित करता है। तो ए गलत है, बी सही है। बिल्कुल स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है, उन्हें बंद बुद्धि, बंद बोतल अभिसारी चिंतन वाला बच्चा बनाने लगता है। अर्थात बंद अंत वाला प्रश्न, कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, रट्टा मार। तो बी नंबर कितना पॉजिटिव है? विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर होता है। बिल्कुल, अफेक्टिव डोमेन जो है क्रिएट होता है, भावात्मक, जो विद्यार्थी की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन को प्रभावित कर देता है, उसकी स्मृति क्षमता को प्रभावित कर देता है। तो बी तो पॉजिटिव बोल रहा है, और तीसरा आपका उत्तर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। तो ए गलत है और बी नंबर स्टेटमेंट सही है। 1 नंबर उत्तर। चलिए 26 नंबर आपका प्रश्न है दोस्त। 26 नंबर 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े बच्चे, प्रथम पीढ़ी, विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में प्रतिकूल है, यानी बैड रूप से अफेक्टेड होंगे, वो डिसएडवांटेज पोजीशन में है। क्या? डिसएडवांटेज पोजीशन में। अनुकूल, प्राधिकृत, समान, मैंने सबके लिए समान है, अनुकूल है, पॉजिटिव है, प्राधिकृत सरकार की तरफ से जो न मतलब प्रिविलेज्ड पोजीशन पर है, ऐसा नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों से जुड़े हुए बच्चे, प्रथम पीढ़ी का मतलब समझ रहे हैं? प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी, यानी उनकी पहली पीढ़ी, यानी वो बच्चे ही विद्यालय जा रहे हैं। उनके बाप दादा, छड़दादा, लड़दादा और सुपुर दादा नहीं कहीं गए विद्यालय, नहीं कभी विद्यालय गए, और उनके वही बच्चे अभी जो विद्यालय जा रहे हैं वही हैं प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी के, विद्यालय जाने वाले। तो लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में किस स्तर पे हैं? प्रतिकूल स्तर पे हैं। उनके दादा दादी, उनके परदादा, वो सब जाते, तो उन बच्चों को हम प्रथम पीढ़ी वाले नहीं, द्वितीय पीढ़ी या तृतीय पीढ़ी वाले बच्चे कहते। बात कुछ समझे? इंग्लिश भी समझ लीजिए। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट SC एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST, फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोज, हाँ स्कूल गोज, आर को हटाइए,
गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटीज आर एट या ANN, तो क्या डिसएडवांटेज लेवल पर हैं? 1 नंबर उत्तर होगा। दावा ए। तो असर्शन आपको दिया गया है कथन, अभिकथन या कथन। विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भ से निर्लिप्त होना चाहिए। विद्यालय में जो अधिगम होना चाहिए वो विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त यार संलिप्त न होना चाहिए। लर्निंग इन स्कूल शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द social context of children. Reason are, before children enter school they already have a well defined vocabulary and an understand of concept. Correct the correlation option from the given alternate both A and B. कहता है लर्निंग इन स्कूल शुड बी डिटैच्ड। डिटैच्ड होता है, निर्लिप्त होता है, जबकि आप जानते हैं विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भ में क्या होना चाहिए? संलिप्त होना चाहिए। बोले तो इंक्लूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंक्लूड। डिटैच मतलब समझे ना दोस्त, निर्लिप्त मतलब अलग कर देना, जबकि मिला हुआ होता है। समाज से ही तो ज्ञान सीखते हैं। तो अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भ में क्या होता है? संलिप्त होता है, अटैच्ड होता है, डिटैच नहीं होता है। फिर तर्क बी कहता है विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्यय की समझ होती है। क्या सुपरिभाषित? यानी बिफोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल दे ऑलरेडी हैव ए वेल डिफाइंड वोकेबुलरी। यार कुछ हद तक उनके पास पूर्व भाषा होती है, पूर्व अनुभव होता है, पूर्व का शब्द भंडार होता है, लेकिन सुपरिभाषित वेल डिफाइंड यानी गलती नहीं होने वाला, तो ऐसा कैसे होगा भला? तो दिए गए कथन में उपयुक्त का चुनाव कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, गलत बात है। ए तो आपका पूरी तरह से गलत है। ये भी कहता है दोनों सही हैं। ए सही है लेकिन आर गलत। नहीं साहब, ए और आर दोनों गलत हैं। नहीं साहब, ए गलत है और आर जो है सही है। छात्रों के पास सुपरिभाषित नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। माने ए तो आपका जो है निर्लिप्त होता है, ए भी गलत है। और दूसरा, विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्यय की समझ होती है, तो यह भी आपका गलत है, दूसरा भी गलत। तो दोनों ही क्वेश्चन गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर होगा। इंग्लिश में इसी का देखिए, कहता है ए एंड आर आर फॉल्स बोथ। तो 4 नंबर वाली बातें होंगी ना। ये देखिए दोस्त, यहाँ पर जरा सा ठहरना चाहूँगा। सुपरिभाषित शब्द भंडार क्या है? वेल डिफाइंड वोकेबुलरी होता है। तो बच्चे के पास अपना शब्द भंडार तो होता ही है, लेकिन वेल डिफाइंड दिया है, इसने भ्रमित कर दिया है। एंड अंडरस्टैंड ऑफ कॉन्सेप्ट को समझने का भी होता है क्षमता। यानी सुप्रभाषित यदि प्रत्यय की समझ है तब तो यह भी गलत हो जाएगा, और ना तब तो बच्चे के पास पूर्व योग्यता, पूर्व समझ और निहित ज्ञान होता है, शब्द भंडार होता है। तो इस आधार पर चलें तो ए गलत है। और बी नंबर की बात करें तो बी आपका सुपरिभाषित शब्द भंडार नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो बी भी गलत होगा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत होगा। लेकिन यदि सीटेट आयोग यदि कहता है पूर्ण समझ होती है, सुपरिभाषित शब्द भंडार या पूर्ण शब्द भंडार, तो फिर तो वह भी गलत हो जाएगा। लेकिन सुपरिभाषित को हटा देता, वेल डिफाइंड को हटा देता, तो बी नंबर भी सही होता। तो होता हमारा ए सही, यानी ए गलत और बी सही होता। ठीक, यहाँ पर आपका आर यानी कि चौथा नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट, एक छात्रा मानती है कि एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती है। यार झूठो दुश्चिंता से घिरी हुई है वो, है ना। छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है कि उसे अधिगम और सहायपन, इस बार बहुत दिया है, अधिगम और सहायता, यानी शिक्षक भी उसकी सहायता नहीं कर रही है। तो ये बच्ची जो है कहीं ना कहीं फील कर रही है
सेंस ऑर्गन्स रूप से कि वो हेल्पलेस है, असहाय महसूस कर रही है। तीसरा उत्तर होगा छात्रा की अभिप्रेरणा में वृद्धि। ये तो पॉजिटिव है ना, निगेटिव ना खोजना है आपको उत्तर में, क्योंकि अधिगम में यह बातें तो निगेटिव में न जा रही हैं। क्वेश्चन प्रदर्शन में कभी सुधार नहीं सकती, छात्रा के अभिप्रेरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। प्रभाव कैसे नहीं डालती? छात्रों को कार्य तनाव मुक्त, अरे तनाव पूर्ण हो रहा है। तो तीसरा उत्तर, वह असहाय महसूस कर रही है, हेल्पलेस महसूस कर रही है, लर्नड हेल्पलेस। अधिगम और सहायपन इसे कहते हैं। तीसरा उत्तर, निम्नलिखित में कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार होगी? निरंतर, कंटिन्यूअस रूप से हेल्पफुल बनाना है। विद्यार्थी में योग्यता की सांवृद्धिक धारणा विकसित, बहुत अच्छी बात है। इन कैलकुलेटिंग इंक्रीमेंटल बिलीफ अबाउट एबिलिटी अमोंग स्टूडेंट्स, प्रत्येक बच्चे में सीखने की योग्यता, क्षमता, समृद्धि करने की धारणा होती है। इनामों का निरंतर वितरण, माना लगातार इनाम देते रहिए, तो बाहरी अभिप्रेरणा है ना, इनाम, दंड वगैरह, रुचि वगैरह, ये सब क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, माने असफल हुआ बच्चा तो अनियंत्रित कारक, हमरा बसे छूट गया, हमरा भाग्य ऐसा है, हमको उस दिन उल्टी हो गया, अरे कल में मेरा टूट गया था, अरे क्या बताएं क्वेश्चने भारी दिया था, क्वेश्चने आउट ऑफ सिलेबस दिया था। मैंने ऐसा तथ्य पेश करना जब एक बच्चा असफल हुआ तो जो भौतिक कारण यानी अनियंत्रित कारक पर डिपेंड करे, तो ये तो बच्चा अपनी गलती को छुपा रहा है ना। अर्थात यदि सिगमंड फ्राइड के अर्थ में बात करें, सिगमंड फ्राइड के अर्थ में, तो इसी को तो कहते हैं हम विस्थापन का नियम। गलती यदि कर लिए तो हम विस्थापित कर दिए दूसरे के माथे पे, अरे क्या बताएं मेरा तो सैंडल टूट गया, अच्छा से इसलिए हम डांस नहीं कर पाए, अंगने टेढ़ा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। देखिए ना, एट्रीब्यूटिंग अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स इन फेल्यूर, विद्यार्थी में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य को बढ़ाकर, यानी प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य को बढ़ाइए। भले बच्चा कुछ सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, यानी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, वही बातें हैं साहब कि नंबर वगैरह को बढ़ावा देने वाली बातें। निरंतर रूप से मदद करेगा विद्यार्थी को सीखने में कौन? तो पहला विकल्प, योग्यता आदि में संवर्धन कीजिए, बढ़ावा दीजिए, समृद्धि, संवर्धन। नेक्स्ट, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? लीजिए, मार दीजिए आंख बंद करके उत्तर। चौथा, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होती है। निम्न बुद्धि, कम क्षमता, उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता। यानी निम्न बुद्धि तो गलत बात है ना, बच्चे के विपक्ष में, चूंकि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, बच्चे में कम क्षमता होती है, कहना गलत होगा। उनकी ज्ञान प्रजनन अक्षमता, यानी देयर इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस नॉलेज, नॉलेज को रिप्रोड्यूस करने में बच्चा इनेबल है और सक्षम है, तो यह भी कहना गलत होगा। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो कि वयस्कों से गुणात्मक रूप में अलग होती है, अर्थात बच्चों और वयस्क में जो चिंतन का मात्रा होता है, जो क्वांटिटी होती है, एक ही होती है। जितना बच्चा सोच सकता है उतना वयस्क बड़े भी सोच सकते हैं, लेकिन कार्य करने का तरीका, प्रकार, अर्थात ये मात्रात्मक और ये गुणात्मक, क्वालिटेटिव, तो प्रकार अलग अलग पाया जाता है बच्चों और समवयस्कों में, बड़ों में। तो प्रकार यानी टाइप, प्रकार यानी कि क्वालिटी अलग अलग होती है, रूप से अलग होती है, यह दर्शाता है। अर्थात बच्चे की चिंतन प्रक्रिया माने कॉन्सेप्ट, अवधारणा या संप्रत्यय बड़ों से अलग होती है, यही तो उत्तर बोला जा रहा है और बेस्ट तो है। 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।